स्टार्ट। अब देखो, आज हम पढ़ रहे हैं वैसे जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसके एग्जाम आने वाले हैं, तो ये रिवीजन क्लासें हैं, मैराथन क्लासेस है। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट में जो पहली यूनिट है वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे सारे प्रूफ मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, बट यहाँ पे क्योंकि एग्जाम में इतना प्रूफ ज़्यादा का रहता नहीं है, तो सिर्फ फॉर्मूले समझेंगे और मैं उतना ही डिटेल दूंगा उनके बारे में जितना आपको एग्जाम के लिए इनफ है। मतलब ये है कि अपन प्रूफ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सीधे फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1। यूनिट 1 में है जो क्या है, एक तो इसका मेन टॉपिक है, देखो पोलर कोऑर्डिनेट हो गए, पैडल इक्वेशन हो गई, कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें होगी। ज्यादा कोई लेंथी भी नहीं है, बट हाँ फॉर्मूले वगैरह काफी है। तो सबसे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कर्वेचर। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जो कर्वेचर होता है, कर्वेचर उसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता, ठीक है। और ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन आपका आएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं। अब देखो इसमें ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या सिचुएशन हुआ। देखो कर्वेचर होता क्या है उसको समझते हैं। कोई भी एक कर्व लिया, हमने ये कर्व लिया, उसके ऊपर कोई पॉइंट आया है जैसे P समझ लिया। वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पॉइंट पे ही निकाली जाती है। तो इस पॉइंट के पास में, इस पॉइंट के पास कोई दूसरा पॉइंट लिया और ये Q टेंडिंग टू P पे, मतलब इसमें जो बैंड देखा है, जैसे आपको मैं इतना पूरा कर्व समझता हूँ, आपको समझने के लिए इजी होगा। इस कर्व की आपको निकालनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है, जो कर्व में इतना सा बैंड लिया, उस बैंड को आप लेके एक जो सर्कल बना दिया, ये आपका क्या हो गया, इस सर्कल की जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे इसको रो से डिनोट करते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ जितना बैंड ज्यादा होगा, देखो ज्यादा मुड़ा हुआ, ये आपने इतना मुड़ा हुआ है, तो इसका मैंने इतना सा कर्व लिया, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, तो ये हो गया, ठीक है। और जैसे कम मुड़ा हुआ है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो जितना कर्वेचर क्या है, वक्रता, बैंड। तो बैंड जितना ज्यादा उतना ही, बैंड जितना ज्यादा उतनी ही रेडियस कम, बैंड ज्यादा रेडियस कम। वरना अपन अर्थ की बात करें, अर्थ अपन को एक प्लेन ही दिखती है एकदम, भाई ऊपर से दिखता है क्या कभी अर्थ की सरफेस पे बैंड? क्यों? इसकी रेडियस बहुत ज्यादा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कर्वेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले। इसको किससे डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को। यहां से कुछ चीजें आपको समझनी है, पूरी बात इसकी करी जाती है। एक डायग्राम बनाओ, तो आप ये बना लो, इसका डायग्राम ये बना लो कि आप कोई कर्व लिया, उस कर्व का बैंड आपने एक स्टेबल माना और जो सर्किल बनाया है, इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो होती है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी पॉइंट ये समझ लिए P पे बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की। एक है ना, इसके कोऑर्डिनेट, इसको समझ लिया O डैश, X डैश कोमा Y डैश। मैं यहाँ काफी डेफिनेशंस आपको क्लियर समझा देता हूँ, ये सारी हो सकता है कि छोटे क्वेश्चन में आपको आनी चाहिए। रो होता है इस सर्कल की रेडियस, वो वहां लिख दिया मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका जो बैंड है वो क्या है? कर्वेचर है। अब बात आई यहाँ पे, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। और यहाँ पे, और इस सर्किल का जो सेंटर है वो क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक है ना, आगे जाके फॉर्मूले सीखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होगा? ये जो O डैश है ना, X बार कोमा Y बार, आगे जाके जो फॉर्मूले बनेंगे वो क्या है आपके? वो है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब हो गया वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र के निर्देशांक, वक्रता केंद्र के निर्देशांक। कॉर्ड किसको बोलते हैं? जीवा, जो सर्किल पे दो लाइन पे कट करे। तो ये जो इस सर्किल की जो कॉर्ड होगी वो क्या होगी? कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर।
ये सारी टर्म आप क्वेश्चंस में देखोगे। कॉर्ड में भी हम दो टाइप की कॉर्ड का स्पेशली बात करते हैं, वैसे चार टाइप होता है। एक तो हो गया अलोंग द रेडियस वेक्टर, मैं बताऊंगा क्या होता है रेडियस वेक्टर। एक रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगी, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, एक वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। वन बाय वन सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ बस समझो इसकी जो कॉर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। तो यहां से अब देखो पहला जो क्वेश्चन का टाइप होता है, पहला टाइप होता है रो का फॉर्मूला। रो का फॉर्मूला का मतलब आपको सीधा क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रो पूछेगा आपको। अब बात है कि कर्व किस फॉर्मेट में दिया होगा। कर्व जैसे आपको कर्व दे रखा है एक्स वाई में, भाई आपको जो जिसकी निकाली है कर्व तो देगा, कर्व की निकालनी है और किसी पॉइंट पे निकालनी है तो पी के कोऑर्डिनेट हो सकता है कोऑर्डिनेट दे, कोऑर्डिनेट नहीं दे तो आंसर एक्स वाई में आ जाएगा, हमें क्या टेंशन, या आर और थीटा में आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको कोऑर्डिनेट के बारे में बताता हूँ। देखो कोऑर्डिनेट मेजरली आपके दो सिस्टम होते हैं कोऑर्डिनेट का, एक तो होता है पोलर और एक होता है कार्टेशियन। तो बस पोलर क्या होता है, आर कोमा थीटा वाला पोलर फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म। तो यहां से ये आपका थोड़ा सा डिटेलिंग देता हूं, ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा मैं। ये कोई P पॉइंट है, ये लिया मैंने x, y में डिनोट कर रहा हूं। तो कार्टेशियन आपकी होती है एक्स वाई वाली और ये होती है r और थीटा वाली। तो देखो इस पॉइंट को x y लिया ना, ये x एक्सिस समझ लिया, ये y एक्सिस समझ लिया। तो यहां से ओरिजिन से लेके ये डिस्टेंस आपका x कोऑर्डिनेट हो गया और ये डिस्टेंस क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट। यहां से यहां तक की डिस्टेंस x, तभी यहां x लिखा जाता है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, y। इस सेम को यदि आपको x y गिवन है और r थीटा निकालना है, पहले मैं बताता हूं, x y समझ गया ना, ये तो आपको आता है। r और थीटा क्या होता है, r होता है जब आपको ओरिजिन से किसी पॉइंट P की डिस्टेंस दी हुई हो, वो होता है r, और साथ में इसको इनिशियल लाइन बोल देते हैं। वह एक्स एक्सिस वर्ड नहीं बोल सकते पोलर में, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन, आरंभिक रेखा। और यहाँ का कोण दिया हुआ है, तो वो बोल दो भाई, बात तो ये है ना, मैंने बोल दूं 45 डिग्री पे या 45 डिग्री पे 2 सेंटीमीटर जाना तो पहुंच जाओगे ना कोई न कोई पॉइंट पे। तो एक ये आर और थीटा में डिनोट कर सकते हैं सेम ही पॉइंट को, भाई ये एंगल बता दिया और ये आर बता दिया, तो बात तो वही होगी। इज दैट क्लियर? अब बात है कि इनका आपस में रिलेशन क्या होता है। तो देखो आपको पता है when xy is given, xy जब दिए हो और आपको r और थीटा पूछे, तो देखो r कैसे निकालोगे, r होगा या नहीं होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो r की वैल्यू ये आ जाएगी। और थीटा की बात करोगे तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये y अपॉन x हो गया, तो थीटा हो जाएगा क्या, tan इनवर्स y अपॉन x। ये कब लगाओगे, जब आपको दे देगा x 2,3 है, तो r बताओ, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूट ले लेना, r आ जाएगा और 2/3 थीटा निकल जाएगा tan इनवर्स। इज दैट क्लियर? तो ये जब x y दिए हुए हो और r थीटा निकालना। और दूसरा when r थीटा is given, ये बहुत काम आता है कंपोनेंट टाइप, ये बता दो कंपोनेंट लेने में भी ये काम आएगा। देखो r थीटा गिवन है, तो यदि मैं यहाँ साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछूं, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण। तो ये y और r, y अपॉन r, तो यहां से y क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। और यदि मैं यहाँ कॉस थीटा बोलूं तो वो क्या होता, आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ x क्या हो जाएगा, r कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? किसी को दिक्कत इसमें? तो अब देखो r और थीटा दिए हुए हैं और आपको x और y निकालना है, तो क्या टेंशन है भाई, यदि r दे दिया 30 डिग्री और आप थीटा दे दिया 30 डिग्री और r दे दिया 2 सेंटीमीटर, तो cos 30 निकाल दोगे क्या, √3/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई x आ जाएगा। वैसे sin 30 1/2 इंटू r। समझ में आया नहीं आया? तो ये बात होती है पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। अब जो ये बस हल्का फुल्का काम आता है, बाकी इतना भी कोई नहीं है, पर r थीटा की बात होगी तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मैन यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का यही पोर्शन है, ये आपको पूछा जाएगा हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज है,
और इसके मैं अलग अलग इसमें टुकड़े लेते रहूंगा। देखो पहला फॉर्मूला है व्हेन कर्व S इक्वल्स टू एफ साई इज गिवन। कर्व आपको दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ x एक ऐसा भी है क्वेश्चन s इक्वल्स टू log sec साई प्लस tan साई, ऐसा कुछ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें s और साई में होगा, तो वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू ds ओवर d साई, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो यहाँ थोड़ी सी आपको मैं इससे डिटेलिंग दे देता हूँ, s क्या है, साई क्या है। अब थोड़ा सा पहले ये फॉर्मूला लिख दो, बाकी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि S क्या है। या रुको, पहले मैं आपको वो डिटेलिंग, रुक जाओ सारे, वो बता देता हूँ आपको ये सारी चीजें एक डायग्राम से, ये बाद में लिख लेंगे। अब देखो ये रुक जाओ, अभी मुझे वो बताने दो, पहले आपको ये सारे सिंबल के बारे में बता देता हूँ जो फॉर्मूले में काम आएगा। रो ही आपको पता है। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका कोई कर्व है। अब मैं यहाँ सर्किल नहीं बनाऊंगा, सिर्फ कर्व ही बनाऊंगा। आपको बस मुझे ये बताना है कि कौन सी चीजें क्या है। यहां से यहां तक यदि मैं बात करूं, ये मैंने समझ लिया ओरिजिन, ये मैंने समझ ली इस पे आने वाली क्या है, टेंजेंट है। तो ये आपकी हो गई इनिशियल लाइन, बोल दो पोलर की बात कर रहा हूं तो, और यदि कार्टेशियन की बात कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी। तो इस लाइन का जो इस टेंजेंट के साथ, ये क्या है, पी पॉइंट है, जिस पॉइंट पे क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने, इस पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर हम निकालेंगे ऐसे रो। तो रो होगा इस पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट पी की और ओरिजिन या सेंटर की जो डिस्टेंस होती है, ये आपको आर मानते हैं इसको, और ये जो ये होता है ये साई होता है। और आपको पता है ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो जहां कहीं भी थीटा मिले, मतलब समझ लेना उस पॉइंट की पी की और ओरिजिन की डिस्टेंस जो आर है, इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर जो इनिशियल लाइन आरंभिक रेखा के साथ कोण बना रहा है वो होता है थीटा, मैंने आपको यहां बता दिया है। और ये क्या होता है, साई होता है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे वैसे यहाँ फाई भी आएगा, इनके बीच का एंगल यहाँ पी आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में समझाऊंगा, अभी आप सिर्फ इतना ही ध्यान दो। अब बात रहे फॉर्मूले, पहले मैं सीधा फॉर्म लिख रहा हूँ, ये समझ गए, ये सीधा यहाँ लिख देते हैं। रो के फॉर्मूले में बता रहा हूँ, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करने के फॉर्मूले बता रहा हूँ। पहला फॉर्मूला व्हेन, ये कर्व ही लिख रहा हूँ सीधा। अब आपका क्या, S इक्वल्स टू एफ साई कर्व है। अब देखो S क्या होता है, S होता है इस जो आर्क की जो लेंथ होती है ना, इसको S से डिनोट करते हैं। लेंथ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क की बात होगी, वहां भी इसको S से ही डिनोट करा जाएगा। S ये है, साई ये है। तो अब देखो पहला फॉर्मूला है रो का, रो इक्वल्स टू ds ओवर d साई। ये जब इक्वेशन की शकल में S और साई आए, आपको ये फॉर्मूला लगाना है और ये फॉर्मूला निकाल के आप रो को, भाई इस कर्व की कोई इक्वेशन तो देगा ही देगा ना, उस इक्वेशन को सीधा साई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। यदि S और साई में इक्वेशन है तो आपका रो वहां से मिल जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन का फॉर्मूला, दूसरा तरीका है जब आपको y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व हो, मतलब x और y में हो। प्रूफ तो वैसे आपको सारे करवा रखे हैं, बट अभी आपको प्रूफ में नहीं जाना है, ज्यादा इनको याद करने पे ध्यान देना है। तो रो इक्वल्स टू 1 प्लस y1 स्क्वायर, और इसकी पावर हो जाएगी 3/2 अपॉन क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो y1 की वैल्यू है वो क्या है, dy/dx, और जो y2 की वैल्यू है वो क्या है, d2y ओवर dx स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला हो गया दूसरा। अब मैं इतना सा थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं, बस इतना सा, इतना दिमाग में ही रखो तुम, बस मैं वो फॉर्मूला रख के फिर आपको टाइम दूंगा लिखने का। इतना सा तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए। अब देखो तीसरा फॉर्मूला है, रुक जाओ कोई लिखेगा नहीं। तीसरा फॉर्मूला है, ये कौन सी फॉर्म दे दी, S और साई वाली, ये कौन सी फॉर्म दे दी, एक्स वाई वाली दे दी। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरी, और तीसरी है पैरामेट्रिक फॉर्म। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राचलिक रूप। अब देखो पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते किसको है, जब x और y है वो किसी तीसरे वेरिएबल में दिए हुए हो, जैसे x हो सकता है थीटा में हो सकता है t में हो। तो यहां मैं लेट कर लेता हूं कि जैसे मुझे x भी दिया है, वो t का फंक्शन है, x समझ लिया मैंने ft है, और y समझ लिया मैंने क्या है, gt है, दोनों किसी तीसरे वेरिएबल में। और मेरे से पूछा क्या है, रो है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर
और इसकी पावर हो गई क्या 3/2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। यहाँ पे x डैश क्या है, हियर जो x डैश आपका है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, y डैश क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, x डबल डैश क्या है, d2x ओवर dt स्क्वायर, और y डबल डैश क्या है, d2y ओवर dt स्क्वायर। तो आपको जो क्वेश्चन देगा ना xt में, जैसे x दे दिया आपको, sin t दे दिया, cos t दे दिया, या 3t स्क्वायर दे दिया, ऐसा कुछ दे देगा, तो dx बाई dt निकालने में क्या दिक्कत है, बस उसको जैसे t क्यूब दे दिया तो 3t स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे डबल डेरिवेटिव कर देंगे, बस यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पुट करते ही जो आपको रो मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, किसी को दिक्कत? अब ये सारा नोट डाउन कर लो। अब देखो ये हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। चौथा फॉर्मूला है, देखो पहला हमने कौन सा पढ़ा, जब आपको s और साई की इक्वेशन मिले, दूसरा किसका, dy बाय dx की मिले, तीसरा कौन सा भाई, दूसरा फॉर्मूला जिसमें y और x की, भाई समझ लिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे पैराबोला हो गया, ऐसे कोई भी कर्व होंगे उनकी बात करेंगे तब ये फॉर्मूला काम लेंगे। अब जब x और y किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब बात होती है कि जैसे कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, जैसे एलिप्स वाले हो गए, वो हो सकता है एलिप्स की इक्वेशन होती है दीर्घवृत्त हो गया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो वो यदि इस फॉर्मूले से ज्यादा दिक्कत में हो रहा है तो हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एलिप्स का होता है x इक्वल्स टू a cos थीटा y इक्वल्स टू b sin, वो चीजें और होगी कि जैसे ये फॉर्म दे रखी है ना तो भी वो फॉर्म हम लगा सकते हैं। अब बात करते हैं चौथा फॉर्मूला है, वो आपका होता है रो इक्वल्स टू होगा आर स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, इसकी पावर हो गई 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r2। इस केस में यहाँ r1 है वो क्या है, dr बाई डी थीटा है, और जो r2 है वो क्या हो गया, d2r ओवर डी थीटा स्क्वायर है। यहाँ पे जब कर्व कौन सी, अब आप बताओ, r और थीटा की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे r इक्वल्स टू एफ थीटा वाला कर्व हो, ये फोर्थ, जब क्या हो r इक्वल्स टू एफ थीटा वाला कर्व हो तब आपको लगाना है ये तरीका। अब देखो ये तरीका बहुत लेंथी पड़ता है, तो इसका एक और शॉर्ट में मैंने एक क्वेश्चन जब करवाया था आपको एक और तरीका भी बताया था, जो रो इक्वल्स टू, वो पहले चलो मैं आपको अब यहाँ तक ही रोक दो इसको। अब मैं आपको P के बारे में और बताऊंगा क्या है P, पैडल इक्वेशन का थोड़ा सा ज्ञान देंगे। पहले बात करते हैं पैडल इक्वेशन की। पैडल इक्वेशन कुछ नहीं होता, ये होता है रिलेशन बिटवीन P एंड R। P और जो R में रिलेशन होता है वो क्या होता है, पैडल इक्वेशन होता है। अब बात रही कि भाई P तो आपको पता चल, सॉरी R तो आपको पता है, R क्या है आपको पता है, जिस पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट की और ओरिजिन की डिस्टेंस है वो है आपका R। तो ये P क्या है, ये P होता है आपका, इससे यहां जो परपेंडिकुलर डाला वो होता है आपका P, ठीक है। यदि आपने ओरिजिन से जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाला है, उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो क्या होती है P। वो इरेज कर दूं, अब देखो कुछ चीजें और होगी यहाँ पे। अब है ना, एक ये भी होगा, आपके सिलेबस में भी ये नाम लिखा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है एंगल बिटवीन, ये एस तो हो गई आपकी लेंथ। अब मैं यहां बता रहा हूं कि ये यदि यहां का बीच का एंगल बोले, जैसे आर को, ये एंगल है ना, इसको किससे डिनोट करते बताओ, फाई से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं क्या है, ये है फाई आपका होता है एंगल बिटवीन, इसका पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, tan फाई इक्वल्स टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, ये आपका फॉर्मूला होता है। और यहाँ फाई क्या होता है, फाई होता है एंगल बिटवीन आर एंड टेंजेंट। आर क्या है,
रेडियस वेक्टर और ये टेंजेंट के जो बीच का एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, फाई, और फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये tan में ही फॉर्मूला प्रूफ होता है, tan phi इक्वल्स टू r d थीटा अपॉन dr। यहां से दो फॉर्मूले और आपको साथ यहां याद कर सकते हो, tan phi इक्वल्स टू r d थीटा। वैसे आपका प्रूफ में ये नहीं है बट आप याद करने के लिए आपको हेल्प दे सकता है ds और ds, तो ये आप साथ में दिमाग में याद रख लो, क्या है बोलो, sin phi है, और ये क्या है, ये आपका cos phi है। इज दैट क्लियर? एक आपका है ना पैडल इक्वेशन का एक और फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू R sin phi। पैडल इक्वेशन वैसे प्रूफ भी आगे जाके ये भी बहुत आराम से निकल जाते हैं, इनके प्रूफ कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि देखो sin phi है ना, इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये वैसे परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से टेंजेंट पे डाला है, तो sin phi क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां से क्या हो गया, P अपॉन R हुआ ना, R इधर हो गया, P इक्वल्स टू R sin phi हो गया। तो प्रूफ कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट अभी के हिसाब से आपको प्रूफ थोड़े अवॉइड करने, तो एक और ये फॉर्मूला हो गया, ये किस में है, P R और phi के बीच में। अब पैडल इक्वेशन बोलते किसको है, मैंने आपको बता दिया, पैडल इक्वेशन क्या होती है, P और R में जो रिलेशन होता है वही क्या होता है, पैडल इक्वेशन। अब इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन ये ऐसे बनेंगे, चलो एक बार पैडल इक्वेशन को यहीं रोक देते हैं, मैं आपको वो तो बाद में बताऊंगा, पैडल इक्वेशन दो अलग अलग केस ले लेंगे इसके बाद, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन करवाता हूं। एक है ना इक्वी एंगुलर स्पाइरल, ठीक है, इक्वी एंगुलर स्पाइरल है, शो दैट radius of curvature of equiangular spiral r equals to a e की पावर theta cot alpha, show that radius of curvature of equiangular spiral is r cosec alpha। इसकी आपको शो करना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ये है, एंड ऑल्सो प्रूव दैट इट मेक्स राइट एंगल एट द सेंटर। हिंदी में लिखो, एक कोणीय समकोणीय सर्पिल, इक्विएंगुलर स्पाइरल होता है वो समकोणीय, सिद्ध करो एक समकोणीय सर्पिल, चलो तुम ये यहां तक, चलो मैं लिखवा देता हूं, यहां तक लिखा, इसको लिख दिया ना, साफ कर दो इसको, रुक जाओ, हिंदी में मैं क्वेश्चन बाद में लिखवा दूंगा, अभी इतना समझो कि जो आपका इक्विएंगुलर स्पाइरल है वो आपका ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है कर्व की इक्वेशन दे रखी है, कुछ नहीं, जैसे भाई हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है, पहले बस इस क्वेश्चन को इतना देखो, ये आपका कर्व है, मैंने अभी है ना r और थीटा वाले से बाद में ये इसीलिए करवाया कि इसको मैं दूसरे तरीके से करूंगा। ये आपको दे रखा है r और थीटा में कर्व दे रखा है, और आपको क्या पूछा है कि आपको पहला तो प्रूव करना है कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सही है। तो आपका जो अभी तक का ज्ञान है उससे आपके दिमाग में, भाई ये क्या दे रखा आपको, ये आपको कर्व की इक्वेशन दे दी और इसकी क्या बोल दी, वक्रता त्रिज्या सिद्ध करनी है कि ये है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज दैट क्लियर? कराया हुआ ना क्वेश्चन। अब देखो, ये आपको यदि दे रखा है कर्व, तो पहला आपका जो अभी का ज्ञान आज मैंने दिया है उससे आपका इंस्टेंट दिमाग में आना चाहिए। जब r और थीटा में आपको दे रखा है कोई कर्व, r और थीटा में दे रखा है कर्व, तो आपको क्या करना है, r1 निकालना है। r1 कैसे निकालोगे, r दे रखा है dr बाय डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका सिंपल डिफरेंशिएट हो जाएगा। d ये भी निकल जाएगा, r2 d2 और डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा। वो चीजें यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे,
ठीक है। dr बाय डी थीटा कुछ आ जाएगा, देखो a e की पावर थीटा कॉट अल्फा हो जाएगा, फिर वापस कॉट अल्फा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, वो आ जाएगा, और फिर दोनों का स्क्वायर करके सॉल्व करके आप आंसर, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला पोर्शन एक बार रोक दो, इसकी बात करो पहले, बस दूसरा भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका इंस्टेंट दिमाग में ये आना चाहिए। पर मैंने अभी आपको ऊपर वाली एक है ना, एक इसको करने का एक और तरीका है, ठीक है। ये तो आपका ऑब्वियस प्रोसेस है जो अभी तक सिखाया है। एक मैंने आपको यहाँ पैडल इक्वेशन की और थोड़ी इनकी बातें कर दी है। इसके बाद अभी 4 फॉर्मूले लिख दिए, इसके एक 5वां फॉर्मूला और लिख दो आप। 5वां फॉर्मूला लिखो, रो इक्वल्स टू आर डी आर अपॉन डीपी। ये फॉर्मूला लगेगा जब आपको ये साइन फाई है ना, इसमें आपको फाई की वैल्यू मिल जाए, तब ये फॉर्मूला लगाना है। ये क्या बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मुझे यहां लाने का मेरा मेन जो टारगेट था वो यही है। इसमें कैलकुलेशन बहुत पड़ेगी, पर यदि मैं वो 5वां फॉर्मूला लगा दूंगा ना, इस फॉर्मूले में कुछ रामायण है ही नहीं। कितना इजी लग रहा है ये, बहुत इजी लग रहा है। पर फायदा कब होगा, ये लगेगा कब, ये लगेगा व्हेन वी कैन फाइंड फाई। जब हम फाई का मान निकाल लेना तो ये फॉर्मूला इफेक्टिव है। फाई का मान नहीं निकले तो ये फॉर्मूला इफेक्टिव नहीं है। अब फाई का कैसे, जैसे नेगेटिव हो जाए, tan हो जाए, cot हो जाए, तो भी π/2 में कन्वर्ट करके हम उसको फाई की वैल्यू हम निकाल लेना, तो ये फॉर्मूला बहुत इफेक्टिव है फाई का। और इसका एक और फायदा क्या है, इसके रास्ते में ही पता चलता है कि ये काम आएगा या नहीं आएगा। अब देखो कैसे, दूसरा वाला पोर्शन में करूंगी। ये आया हुआ है क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ है, लास्ट ईयर आया हुआ है। सॉल्यूशन आपको पता है, कर्व क्या दे रखा है, r इक्वल्स टू ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा है। तो इजंट इट ऑब्वियस कि आपको इसको r1 तो निकालना ही है, यहां सॉल्व करो या किसी भी तरीके से करो। तो मैंने जैसे ही dr अपॉन डी थीटा लिया, तो ये क्या हो जाएगा, a को छोड़ा, e की पावर ये थीटा कॉट अल्फा हो गया, और यहां इसका वापस करा ना, तो थीटा का क्या हो गया, 1 हो गया, और यहां सिर्फ मिला है कॉट अल्फा। अब ये क्या है बताओ आप, ये क्या है, ये आर ही है। इसको मैं, भाई ये आर ही तो है, इसको मैंने इधर भेज दिया आर लिख के, तो डी आर अपॉन डी थीटा, और ये यहां आर आ गया, इसको वापस आर ही लिखा और इसको इधर भेज दिया, और ये क्या आ गया, बहुत कमाल हो गया। कमाल ये हो गया कि tan फाई क्या है, आर डी थीटा अपॉन डी आर है। तो यदि इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो ये क्या हो गया, कॉट फाई तो हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू कॉट फाई है। कॉट फाई है मतलब यहां से आपको पता चल गया है, क्या पता चला है, अल्फा इक्वल्स टू फाई। तो आपको फाई की वैल्यू मिल गई है। अब फाई की वैल्यू मिल गई है मतलब ये साफ कर दूं, पैरामेट्रिक वाला तो आपने लिख लिया था ना पहले। इसका मतलब ये फायदा हो गया आपको कि आपको पता चल गया है P की इक्वेशन में P इक्वल्स टू क्या होता है, R साइन फाई होता है ना, और फाई की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा हो गई। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जैसे ये इक्वेशन आई, ये कितना सस्ता है ये फॉर्मूला, कुछ करना ही नहीं है, R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहां से dp बाय dr कर दो, क्या रेसिप्रोकल ले लेंगे, dp बाय, ये तो कांस्टेंट है, तो ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया, साइन अल्फा हो गया। तो रो का फॉर्मूला क्या है, r dr अपॉन dp है, तो r की जगह तो r लिख दिया, dp बाय dr क्या है, 1 अपॉन ये साइन अल्फा। भाई समझ गए, या फिर लिख दूं सीधा ही कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा। और आपको प्रूव क्या करना था, और आई विल सजेस्ट सबको आपको ट्राई करना है कि उस तरीके से भी लेके आओ, ताकि आपको पता चले कि भाई वो तरीका भी। अब देखो इसमें भी तो R1 तो निकालना ही पड़ता ना, और देखो कैलकुलेशन के लिए स्मार्ट रहना। यदि आप यहां R रखोगे ना तो यहां भी बहुत फायदा दे देगा। जैसे dr बाय डी थीटा में इसको R रख दोगे ना, तो देखो ये भी R बन रहा है, ये R स्क्वायर क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर अल्फा। R स्क्वायर बाहर लोगे तो R क्यूब बाहर आ जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हो, फिर यहाँ कॉसेक क्यूब बन जाएगा। तो R इसमें भी R स्क्वायर होगा ना, R1 का स्क्वायर, तो एक R स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ R2 में भी R बच जाएगा। समझ गए ना, तो ये स्मार्ट वर्क करना, कैलकुलेशन बाकी बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। इज दैट क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आया नहीं है, ये तरीका कैसा था रेडियस ऑफ कर्वेचर का। अब देखो
इतना से इरेज कर दूं, ये इतना पोर्शन इरेज कर दूं ना, लिखने में तो आपको लिखना ही है, वैसे मैं चेक करूंगा। अब देखो पूरा ही करते हैं इस क्वेश्चन को। अब दूसरा पोर्शन पे आते हैं। दूसरा पोर्शन क्या है, ऑल्सो प्रूव दैट इट मेक्स, ये 2022 में आएगा, ऑल्सो प्रूव दैट इट मेक्स राइट एंगल एट द सेंटर। राइट एंगल का क्या बात होगा, अब आपने ये बात करी, ये कर्व बनाया, ये कर्व बनाया और यहां से ये समझ लिया मैंने, ये ऐसे आ रहा है आर, आपको पता है। ये बोल रहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एंड ऑल्सो प्रूव दैट इट मेक्स राइट एंगल एट द सेंटर। इट मतलब किसकी बात हो रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जब राइट एंगल बनाएगा सेंटर पे, तो एक ऐसा ऐसा कुछ होगा। ये बोल रहा है ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इज दैट क्लियर? ये एंगल आप समझ लो, ये अभी 90 नहीं मानना है क्योंकि मुझे यही 90 प्रूव करना है। तो इस एंगल को मैंने इसको समझ लिया थीटा, और आपको पता है कि इसको फाई तो ले नहीं सकते, इसको मैंने समझ लिया जैसे अल्फा, इसको अल्फा ले लिया। और एक मुझे मेरे पास है क्या क्या, मेरे पास ये एंगल मुझे पता है कितना है, फाई है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है एक जो सर्किल बनता है रेडियस ऑफ कर्वेचर में, और ये सर्किल है और ये टेंजेंट है। तो आपको पता है ना, सर्किल में जब टेंजेंट है, वो टेंजेंट के किसी भी पॉइंट से जो लाइन, और ये सेंटर पे जा रहा है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर में, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री है। ये पूरा 90 है और ये फाई है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस फाई हो गया। इज दैट क्लियर? 90 माइनस फाई हुआ या नहीं हुआ, मेरी बात समझे? और ये कितना हो गया, रो हो गया। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझे या नहीं समझे? अब देखो एक साइन का फॉर्मूला है, ठीक है। साइन रूल क्या बोलता है कि यदि आपके पास ये दे रखा है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें आपके पास, पहले मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको पता है, मैं ये साइड में देखो, सब एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो मैं 180 से इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं, 90 माइनस फाई, और प्लस अल्फा को सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 90 प्लस फाई माइनस अल्फा। इज दैट क्लियर? सबको दिख रहा है ये चीज? तो मुझे यहां से पता चला कि ये एंगल क्या है, 90 प्लस फाई माइनस अल्फा है, ठीक है। और साइन रूल क्या बोलता है, देखो इसमें आपके पास है क्या चीजें, आपके पास यदि ये साइड है, ठीक है, और ये साइड है और इसके सामने वाला एंगल है, ठीक है, और एक आपको ये साइड है और इसके सामने वाला एंगल है, तो इस साइड का और इस एंगल का रिलेशन सेम होता है। जिसमें लिखने तो मुझे आर लिख दिया मैंने, यहां मैंने आर लिखा, तो साइन के अंदर इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, 90 प्लस फाई माइनस अल्फा। आर है और इसके सामने वाला, और दूसरा मैंने बात कर दी रो, तो ये रो मतलब यहां की लेंथ और इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। इज दैट क्लियर? तो यहां आर हो गया, और ये साइन 90 प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन 90 के बाद क्या एंगल चेंज होता है, और वो किसमें पॉजिटिव रहेगा, साइन प्लस कुछ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, और ये क्या बन जाएगा, कॉस फाई माइनस अल्फा हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, रो की वैल्यू क्या बताना, आर कॉसेक अल्फा, और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से एक सेकंड अल्फा मैंने गलत मान लिया इस एंगल को, मुझे अल्फा नहीं माना, इसको बीटा मानो। पूछो क्या दिक्कत हो रही है अल्फा मानने से? अल्फा यहाँ क्वेश्चन में ही दे रखा है ना, तो फिर ये अल्फा सेम कैसे हो सकता है, ये बीटा ले लो आप, ठीक है। ये बीटा ले लिया ना, तो बस क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ बीटा आ जाएगा, और सॉरी यहाँ क्या लिखा था, फाई लिखा ना, ये बीटा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, फाई होगा। तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, अल्फा की जगह आ जाएगा बीटा, फाई की जगह फाई रहेगा। और फाई को मैं फाई क्यों लिख रहा हूँ, पहले इसको अल्फा ही लिख दूं,
फाई की जगह भी तो अल्फा ही है, फाई को भले क्वेश्चन चलने दो, अभी यहाँ लिख देंगे, ये बीटा हो गया, ठीक है। यहाँ क्या रो कोसेक अल्फा, हाँ रो इसकी वैल्यू तो है रो इक्वल टू आर कोसेक अल्फा, ये तो निकाला है, रो की वैल्यू तो निकालिए। अब इसको भी लिख देंगे अल्फा। यहाँ क्या है यहाँ पे साइन, अब अल्फा की जगह यहाँ पे बीटा हो जाएगा, ये भी बहुत मेजर चीज है बीटा, हमने ध्यान नहीं दिया, वहाँ क्वेश्चन में अल्फा था, तो ठीक है। रो और रो के सामने क्या होगा साइन का एंगल साइन बीटा, और ये रो की वैल्यू है और ये उसके सामने वाला एंगल क्या होगा बीटा होगा। इज दैट क्लियर? और आपको पता है हमने सॉल्व करा और हमें पता है फाई क्या आ जाएगा, फाई क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। तो देखो आर से आर कैंसिल कर दूं मैं, यहाँ से आर से आर कैंसिल हो रहा है, ये नीचे आके क्या बन गया साइन अल्फा बन गया, तो ये इधर आके क्या बना साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू, यहाँ क्या जाएगा इस, आपको पता है कि फाई और अल्फा तो बराबर ही है, तो यहां से क्या मिलेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, वो क्या बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसके फॉर्मूले में क्या आ जाएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये देखो ये साइन अल्फा साइन बीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। यहां से क्या पता चला कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू 0। तो यहां से पता है बीटा तो अल्फा तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये एंगल कैसे 0 होगा भाई, सॉरी 90 भाई, आपको पता है ना ये 0 है, a डॉट बी इक्वल्स टू 0 मींस इधर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0, इनका प्रोडक्ट 0 है, तो या तो इसको 0 होना पड़ेगा या इसको 0 होना पड़ेगा। अब ये 0 कब होगा जब अल्फा 90 होगा, अल्फा 90 का मतलब ये एकदम ऐसे आ जाएगा, समझ गए ना, ये पॉसिबल है नहीं, अल्फा 90 हो नहीं सकता, मतलब ये क्या है ये 0 है, और ये 0 है मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या पता चला कॉस बीटा पक्का 0 है, इसका मतलब बीटा क्या है 90 है, यही हमें प्रूव करना था। इज दैट क्लियर? किसी को दिक्कत इसमें? हिंदी वाले क्वेश्चन लिखो हिंदी में और फिर उसको पूरा खुद से सॉल्व करो सारे क्वेश्चन को बिना देखे। सिद्ध कीजिए कि एक समान कॉनिक सर्पिल, सिद्ध कीजिए एक समान कॉनिक सर्पिल r इक्वल्स टू a e की पावर थीटा कॉट अल्फा, सिद्ध कीजिए कि एक समान कॉनिक सर्पिल r इक्वल्स टू a e की पावर थीटा कॉट अल्फा की किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो इक्वल्स टू कॉसेक अल्फा होती है, कि किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो इक्वल्स टू आर कॉसेक अल्फा होती है तथा यह केंद्र पर समकोण बनाती है, तथा यह केंद्र पर समकोण बनाती है। सॉल्व करो इसको बिना देखे। अब बात करते हैं पैडल इक्वेशन। तो अभी आपको किसके बारे में पता है पैडल इक्वेशन होती क्या है, ये आपको पता है। पैडल इक्वेशन क्या होती है, P और R में जो रिलेशन होता है वो पैडल इक्वेशन है। अभी पैडल इक्वेशन के बारे में मैंने एक तो ये प्रूफ में काम में लिया था, जो फॉर्मूला रो का, रो इक्वल्स टू आर dr बाई dp हो गया, और P इक्वल्स टू r साइन फाई, इसकी बात करी है। और P क्या होता है, P होता है यदि आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर में, ये आपका कर्व है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं, तो ये कर्व है, ये यहाँ से यहाँ तक ये कोई लाइन है, इसका यहाँ से ये एंगल बना है, ये जो ये होता है ना, दिस इज योर P, और ये होता है R। पैडल इक्वेशन मतलब इन दोनों का रिलेशन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, और जब भी क्वेश्चन बनेगा इसका बड़ा क्वेश्चन बनेगा, पैडल इक्वेशन का छोटा क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब देखो दो कर्व का स्पेशल है पैडल, हाउ टू फाइंड पैडल इक्वेशन। पैडल इक्वेशन का क्या मतलब है, आपको कैसे ही करके उस कर्व के लिए, वैसे होता क्या है देखो, कर्व किसको बोलते हैं, कर्व बोलते हैं ये इस कर्व है ना, इसकी इक्वेशन देगा जिससे मैं बात करता हूँ। ये आपको बता दिया मैंने, सर्किल बना दिया ऐसे, जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस मैंने समझ ली a है, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। तो इस कर्व की बात करूँ ना, तो कर्व बोलते हैं इस इक्वेशन को। कर्व और इक्वेशन में वैसे डेकार्टे जो एक साइंटिस्ट था, जैसे आप बोलते हो ना कार्टेशियन बोलते हो ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो जो डेकार्ट पहले ज्योमेट्री अलग जाती थी, ज्योमेट्री जैसे आपको सीधा छोटे बच्चे को देखोगे ना 5th और 6th क्लास का, उसको सीधा सर्किल दिखाओगे ना, वो बोल देगा ये सर्किल है,
वो सर्किल बोलेगा उसको, उसको कोई इसका एक्स वाई का और लेना देना नहीं है। जैसे वो बड़ा होता है अलजेब्रा सीखता है, अलजेब्रा ये एक्स वाई वाली चीज है। फिर वो और बड़ा आता है, जैसे 9th-10th में तो शायद ही आती होगी सर्किल इक्वेशन, आती है क्या 9th-10th में? 11th में जब आती है 2D, 11th में आ जाती है। 11th में जब 2D आती है उसको समझ में आता है कि एक्स वाई में और सर्किल में भी रिलेशन है, मतलब कर्व की भी इक्वेशन हो सकती है। तो जो डेकार्टेस साइंटिस्ट था उसने ज्योमेट्री में और ये जो आपका अलजेब्रा है इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करा था। अलजेब्रा मतलब एक्स वाई वाली, ज्योमेट्री मतलब ये, समझ गए ना? तो ज्यामिति में और बीजगणित में जो रिलेशन डेकार्टेस, इसीलिए उसको ऑनर करने के लिए जो कोऑर्डिनेट है ना उसको कार्टेशियन बोलते हैं, डेकार्टे नाम से। तो अब देखो ये इस कर्व की इक्वेशन है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट मिलके ही ये कर्व बन रहे हैं। तो इसका मतलब इस कर्व पे आने वाला हर एक पॉइंट, जैसे इसका मैंने ले लिया ना 1 ले ली इसकी रेडियस, तो देखो 1,0 रखो, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, और 1/√2 और 1/√2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसमें समझ गए ना? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला हर एक पॉइंट इस कर्व पे आएगा और इस कर्व पे आने वाला हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये मतलब होता है इक्वेशन का और कर्व का। आपको इस कर्व की इक्वेशन देगा, इस इक्वेशन के आर आपको पता है कि इस कर्व पे आने वाले, इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी, तो इस पॉइंट का और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस है आर, और उस ओरिजिन से अब इस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करी, स्पर्श रेखा जब बनाई और उस पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो लेंथ होती है पी होती है। ये बोलता है कुछ नहीं करना है आपको, बस उस कर्व के लिए एक तो उस कर्व पे आने वाले जिस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं उस पॉइंट की और की डिस्टेंस, ओरिजिन की डिस्टेंस r, और उस पे आने वाली टेंजेंट पर डाला गया लंब, उस टेंजेंट पर डाला गया परपेंडिकुलर, कहां से डाला? ओरिजिन से, उसकी लेंथ के बीच में रिलेशन निकालो। ये होती है पैरेलल इक्वेशन। अब बात है कि दो अलग अलग केस बनेंगे। इससे क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं 100% इससे क्वेश्चन आएगा, एक नहीं पक्का आएगा। और दो ही टाइप है, ये पहला है वो होता है फॉर पोलर फॉर्म के लिए बता देता हूं। पोलर फॉर्म में आपके पास जो कर्व होगा वो r इक्वल टू एफ थीटा, जैसे आपका कार्डियोइड ले लो, r इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा कुछ कर्व हो जाएगा। तो आपको इसको एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। एक ये फॉर्मूला वैसे मैंने आपको प्रूफ करवा रखा है, बट अभी के लिए आप इसको याद कर लो। वैसे प्रूफ याद हो तो अच्छी बात है, करना मैं तो बोलता हूँ आए एग्जाम में तो मुझे तो अच्छा लगेगा प्रूफ आए। आपके सब प्रूफ कर रखे हैं। ये 2 हो गया, ये भी आपको पता है। ये अब आपको क्या करना है, r पड़ा है, यहां से dr/d थीटा निकल जाएगा। dr भाई r पड़ा, एक बार डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में dr/d थीटा निकल जाएगा। फिर इस इक्वेशन में dr/d थीटा रखोगे, तो इस इक्वेशन में देखो सब p और r में तो दिख रहा है। एक दिक्कत है कि आप इन दोनों को कैसे ही करके थीटा को गायब करना है। थीटा को गायब कर दोगे तो मिल जाएगी ना भाई। ये इक्वेशन किसमें है? r और थीटा में है, और ये किसमें है? p में है, r में, और एक यहां से जो थीटा आएगा उसमें है, p r और थीटा में। तो वेरिएबल कितने हो गए? एक तो p हो गया, r हो गया, थीटा हो गया। कैसे करके गायब किसको करना है? थीटा को करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से आपको थीटा को गायब करना है, आपको p और r में इक्वेशन मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? ये पोलर फॉर्म हो गई। दूसरी बात करते हैं किसकी? कार्टेशियन। अब देखो कार्टेशियन, कार्टेशियन फॉर्म का क्या मतलब हुआ? अब तुम्हें x और y में इक्वेशन दे रखी है और यहां से आपको पूछा है पैरेलल इक्वेशन निकालो। पैरेलल की तो मैंने डेफिनेशन में बता दिया, ये किसमें है? p और r में रिलेशन है। अब तुम्हारे पास है क्या? x और y में। तो x और y से इसको लेके जाना है p और r में। वो कैसे लेके जाएंगे? एक तो आपको मतलब सदाबहार चीज आपको पता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हमेशा r स्क्वायर होता है। क्यों? मैंने जो आज क्लास स्टार्ट करी थी पोलर और कार्टेशियन में रिलेशन बताया था, तो मैंने आपको क्या बताया था? बताया ना पाइथागोरस थ्योरम से किसी पॉइंट x और y है तो वहां से बन रहा है भाई। यदि r की वैल्यू है √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो r स्क्वायर क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। इज दैट क्लियर? तो एक तो आपके पास ये आ गया,
एक आपके पास अभी मत लिख, या ये आता है आप, तो फिर बहुत काम का है। दूसरी बात हो गई ये समझे, दूसरा आपको कर्व देगा y = fx, ये आपने समझी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। या समझ लो fx, y = 0, कुछ भी समझ लो, या ये क्यों मान रहा हूँ कि y x की टर्म में निकल रहा है, ये मैंने कर्व समझ लिया, fx, y = 0, ये आपको कर्व दिया हुआ है जिसकी हमें पैरेलल इक्वेशन निकालनी है उस कर्व के लिए। अब यहाँ पे कि भाई स्टोरी में p है ही नहीं, तो मैं स्टोरी में p लाऊं कैसे? तो यहाँ स्टोरी में p कहाँ है? यहाँ तो ये फॉर्मूला आ गया, इससे p और r में आ गई स्टोरी में p। अब इसमें कैसे लेके आए? एक सेकंड, इसको पॉज करना। क्या है अब स्टोरी में p कैसे लाएंगे? p क्या है? p है ये, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करी है, उस टेंजेंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, भाई ये आपने कोई p पॉइंट ले लिया। इस बार तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? x, y ऐसे होंगे, ठीक है। यहाँ r की तो बात ही मत करो, और ये p निकालना। तो यदि मैं ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यदि मुझे किसी भी पॉइंट की टेंजेंट की इक्वेशन, किसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ax + by + c = 0। इक्वेशन ऑफ ए लाइन यही होती है, ठीक है ना भाई। 1 डिग्री में लाइन की इक्वेशन यही होगी, ax + by + c = 0। उससे किसी पॉइंट, ये मैंने दे दिया, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट समझ लिए, x1, y1 है इसके कोऑर्डिनेट, ये मैंने समझ लिया p है। मैं यहाँ सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, एक लाइन है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो मैं उस पॉइंट की लेंथ कैसे निकालते हैं उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि मैं कैसे ही करके, यदि मैंने लाइन की इक्वेशन निकाल दी, तो उससे फिर मैं समझ गया ना, इस पॉइंट 0,0 मेरे पास कोऑर्डिनेट है, तो मैं इसकी लेंथ निकाल दूंगा। इज दैट क्लियर? तो पहले मैं बात करता हूं लाइन की इक्वेशन से कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो p है यहाँ, ये कैसे निकालते हैं। तो देखो, ये जो p का फॉर्मूला होता है, ये वैसे आप क्लास 11th में पढ़ते हो। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, a², y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और √, ये होता है। और यहाँ क्या होता है? ये पॉइंट रख दो, ये जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट की डिस्टेंस वो रख दो, तो ax1 by1 + c, यही है आपका p। तो अब मेरी दिक्कत क्या है कि पहले मुझे ये लाइन की इक्वेशन आ जाए तो मेरी बात बन जाएगी। अब लाइन की इक्वेशन में कैसे निकालूं? अब देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन में कैसे निकालूंगा? मैंने p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या माने हैं? x, y। लाइन की इक्वेशन आपको पता होती है, क्या होती है? y। इसको मैं, चलो इनको कोई फिक्स x, y को मैंने कोई पॉइंट मान लिया है जो एक कांस्टेंट है, जैसे 2,3, 4,5 ऐसे है। और लाइन की इक्वेशन जैसे आपने 11th क्लास में याद करा होगा, x1, y1 जब हो तब फॉर्मूला होता है y - y1 = dy/dx x - x1। मैं x1 और y1 को यहाँ xy मान रहा हूँ, तो मैं xy की जगह कैपिटल X और कैपिटल Y ले रहा हूँ। तो यहाँ लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y, ये वेरिएबल है, माइनस y1 की जगह यहाँ ये हो जाएगा, = dy/dx, और यहाँ क्या हो जाएगा? x - x, सॉरी x1 नहीं है, मैं x ही ले रहा हूँ। मुझे ये पॉइंट मेरे पास है, जिस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने, जैसे 2,3, 5, ऐसा कुछ है। यदि मेरे पास ये पड़ा है, मैं dy/dx नहीं निकाल सकता क्या? dy/dx निकाल सकता हूँ। उसमें जैसे ही ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करे 2,3, ये कोई वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आएगी नहीं आएगी? ये वैल्यू है, और ये y माइनस 2, 3 ऐसी कुछ वैल्यू माइनस करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? या x से भी कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई, क्या फर्क पड़ेगा? ऐसी फॉर्म मिल जाएगी मुझे, ठीक है। ये भी आपका क्या है, यहां लिख दो, ये x, y पे डेरिवेटिव की वैल्यू। तो अब इस लाइन को थोड़ा ढंग से लिखो, तो ये लाइन की मतलब इसको इस शक्ल में लिख दो। अब अपने पास तो पॉइंट है नहीं, थोड़ा बहुत प्रूफ स्टाइल भी हो जाएगा आपका। ये dy/dx, और ये आपका हो गया x, y, और ये आपका कैपिटल X। इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो कैपिटल Y हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म ये उधर लेके जाऊंगा, नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का x dy/dx, कहाँ पे? x, y पे। इज दैट क्लियर? = 0। तो अब मेरे पास लाइन की इक्वेशन पड़ी है और मुझे p पूछे
तो p क्या हो जाएगा बताओ, एक तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या है, ये dy बाई डी एक्स, पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने से x कॉमा वाई, और इसका -1 का स्क्वायर +1 और अंडर रूट, यहां क्या लिख दो, यहां इस पॉइंट के, अब इसकी लाइन निकालनी है ना, तो यहां भी 0 यहां भी 0, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये यहाँ x कोमा वाई से ये एक वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपकी p की आ गई वैल्यू। तो अब नीचे आपको पैडल इक्वेशन कैसे मिलेगी, अब गायब किसका करना है, x और y को, और हमारे पास 3 इक्वेशन है, तो यहाँ पैडल इक्वेशन मिलेगी, एलिमिनेट x y विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 2 और 3। ये पूरा आप खुद से लिखो। देख लो